गुड मॉर्निंग बच्चों। हम साइंस के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। हमने थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ा था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। कमर्शियली मतलब जो कि कॉमर्स के काम करने के लिए, मतलब पैसे के लेन देन के लिए यूज़ होता है, जिससे बाकी लोगों की सैलरी चलती है, पैसे उनके पास आते हैं, आमदनी चलती है। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, और जिसको हम बोलते हैं विनेगर। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं। किसकी लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए? अल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड, विनेगर के लिए। यीस्ट इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। अब कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होता है? यीस्ट। यीस्ट जो है वो यूज़ होता है अल्कोहल और वाइन की प्रोडक्शन के लिए। अगर कमर्शियली इसको देखा जाए, लार्ज स्केल पे देखा जाए, तो वो कहाँ पे यूज़ होता है? अल्कोहल एंड वाइन बनाने के। फॉर दिस पर्पस यीस्ट इज़ ग्रोन on natural sugars present in grains like barley, wheat, rice and crushed fruit juices etc. अब इस पर्पस के लिए, अल्कोहल और वाइन बनाने के लिए यीस्ट को लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस किया जाता है, ग्रो किया जाता है, उसको पैदा किया जाता है। कहाँ पे? नेचुरल शुगर्स के अंदर। नेचुरल शुगर्स जो प्रेजेंट होती हैं किसके अंदर? बार्ले के अंदर। आपके जो होते हैं, वीट जो होती है गेहूं, राइस चावल एंड क्रश्ड फ्रूट जूसेस, और जो फ्रूट जूसेस होते हैं उनके ऊपर। अब इसके लिए इन्होंने एक्टिविटी बताई है, आप इस एक्टिविटी को पढ़ेंगे। इसमें देखिएगा 500 ml बीकर में लिया हुआ है इन्होंने, फिल्ड विद 3/4 ऑफ वाटर। उसके अंदर 3/4 उसको वाटर, क्वार्टर उसके अंदर वाटर डाल दिया। डिज़ोल्व 2 और 3 टीस्पून्स ऑफ शुगर इन इट। उसके अंदर थोड़ी सी चीनी डाल दी, 2 या 3 चम्मच। ऐड हाफ अ स्पून ऑफ यीस्ट पाउडर फॉर टू द शुगर सोल्यूशन। अब उसके अंदर हाफ स्पून क्या डाल दिया? यीस्ट पाउडर डाल दिया। अब उसको कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 आवर्स। 4-5 घंटों के लिए उसको गर्म जगह पे रख दो, अच्छे से बंद करके। नाउ स्मेल द सोल्यूशन। कैन यू गेट अ स्मेल? कुड यू गेट अ स्मेल? आपको कोई स्मेल आ रही है कोई? दिस इज द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर कैन हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय यीस्ट। शुगर जो है यीस्ट के साथ कन्वर्ट हो जाता है एल्कोहल के अंदर। ओके, दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। अब ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर शुगर के अंदर हम यीस्ट डालते हैं और वो एक प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम? अल्कोहल। और जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। अब ये किसने पहले डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन को? लुइस पास्चर, LOUISPASTEUR। उसने फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया। कौन से ईयर में? 1857। मेडिकल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मेडिकल यूज़ क्या है? एंटीबायोटिक्स के काम आता है, पेनिसिलिन के काम आता है। आप देखिएगा इसको। Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsules or injections such as penicillin. अब आपने देखा होगा जब आप बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टर या तो आपको एंटीबायोटिक्स की दवाई देता है, एक आपको टैबलेट्स दे देता है उसके, या फिर उसके कैप्सूल्स दे देगा, या फिर आपको इंजेक्शंस दे देगा पेनिसिलिन के। अब द सोर्स ऑफ सच मेडिसिन इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो जो दवाइयाँ हैं उनका सोर्स क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दीज मेडिसिन्स किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये जो मेडिसिन है ये क्या करते हैं? उसको रोक देते हैं या मार देते हैं। किसको? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा हो रहे हैं। ओके, जो डिजीज़ पैदा कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वो रोक देता है, उनको वो मार देता है।
सच मेडिसिन्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, उन मेडिसिन्स को हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। These days, a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. आजकल बहुत सारे एंटीबायोटिक्स यूज़ हो रही हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं, जो कि किससे प्रोड्यूस हो रहे हैं? फंजाई से और बैक्टीरिया से। अब कुछ एग्जाम्पल उन्होंने दिए हुए हैं, जो आपने इन एग्जाम्पल्स को याद भी किया है। ये है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड अर्थोमाइसिन आर सम ऑफ देम। ये 3 एग्जाम्पल्स उसने दिए हुए हैं। ओके, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एर्थ्रोमाइसिन, ये 3 उन्होंने बताए हैं एंटीबायोटिक्स जो एग्जाम्पल्स हैं। In 1929, Alexander Fleming was working on a culture of disease causing bacteria. अब 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक इंसान थे जिन्होंने क्या किया, जो डिजीज़ पैदा करते हैं बैक्टीरियाज, उनके बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया, उनके कल्चर लेके। ओके, उनका देखा कि वो कैसे काम करते हैं। सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ अ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स। उन्होंने देखा कि कुछ मोल्ड्स ग्रीन कलर के जो हैं वो फॉर्म हो रहे हैं उनकी कल्चर प्लेट पे। ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। उन्होंने देखा कि वो जो मोल्ड्स बन रहे हैं, वो जो फंजाई बन रही हैं, बैक्टीरियाज बन रहे हैं, वो जो उन्होंने कल्चर लिए हुए थे उसके अंदर जो बैक्टीरियाज थे उनको वो रोक रहे थे, उनको वो ग्रो होने से रोक रहे थे। इनफैक्ट इट ऑल्सो किल्ड मैनी ऑफ दीज बैक्टीरियाज। उन्होंने देखा कि वो उसको आगे बढ़ने भी नहीं दे रहे और कुछ बैक्टीरियाज को उन्होंने उसने मार भी दिया। फ्रॉम दिस द मोल्ड पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड। इस चीज़ से उन्होंने देखा और उन्होंने पेनिसिलिन मोल्ड को बना दिया, प्रिपेयर कर दिया। कॉमनली नोन एंटीबायोटिक विच आर मेड फ्रॉम फंजाई एंड बैक्टीरिया। ओके, तो कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स, जो कॉमनली हम जानते हैं एंटीबायोटिक्स के नाम से, वो किससे बनते हैं? फंजाई और बैक्टीरिया से। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड आर यूज्ड टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीजेस। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। ओके, स्पेसिफिक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बैक्टीरियाज के रोकथाम के लिए काम आते हैं। तो वो फंजाई और बैक्टीरिया होते हैं जिनको कि बहुत सारी डिजीज़ के क्योर करने का काम आते हैं। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद फीड ऑफ लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। अब एंटीबायोटिक्स जो हैं वो आपने देखा, ये गाय जो रखते हैं, अगर किसी ने लाइवस्टॉक रखा हुआ है या पोल्ट्री का बिज़नेस कोई करता है, पोल्ट्री मुर्गे कोई पालता है या गाय वगैरह कोई पालता है, तो उन चीज़ में जो उनकी फीड होती है उसके अंदर भी एंटीबायोटिक्स को डाला जाता है कि उनके अंदर कोई भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन ना हो। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज़। अभी एंटीबायोटिक्स जो हैं ये सिर्फ इंसानों के लिए और सिर्फ जानवरों के लिए ही नहीं यूज़ किए गए हैं, ये प्लांट्स में भी यूज़ किए जाते हैं कि उनमें भी एंटीबायोटिक का काम करेंगी और उनके अंदर अगर कोई बैक्टीरिया, कोई बीमारी अगर उनके अंदर पैदा हो रही है तो वो बीमारी उसके अंदर ना फैले और उसकी रोकथाम की जाए। It is important to remember that antibiotics should be taken only on the advice of a qualified doctor. अब इसको ध्यान में रखना है कि एंटीबायोटिक्स को हम एक क्वालिफाइड डॉक्टर्स की सलाह से ही यूज़ किया जाए, अपने आप से कोई भी यूज़ ना करे, क्योंकि हर एक डिफरेंट बैक्टीरिया के लिए एक डिफरेंट टाइप के एंटीबायोटिक को यूज़ किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक ही एंटीबायोटिक हर एक इन्फेक्शन के लिए यूज़ होगी, हर डिफरेंट इन्फेक्शन के लिए डिफरेंट एंटीबायोटिक यूज़ हो सकती है। हर एक एंटीबायोटिक के ऊपर कुछ डोज दिया जाता है और उस डोज को देखकर ही हम आगे डिसाइड कर सकते हैं कि ये किस इन्फेक्शन के लिए यूज़ होगा। ऑल्सो यू मस्ट फिनिश द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। जो कोर्स एक डॉक्टर देता है 2 दिन का, 3 दिन का, 1 हफ्ते का, 15 दिन का, उस कोर्स को कम्प्लीटली आपको फिनिश करना है, तभी उसका कोई आपको हेल्प होगी। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स
when not needed or in wrong doses, it may make the drug less effective when you might need it in future. अगर आप एंटीबायोटिक्स को यूज़ कर रहे हैं जब उसकी ज़रूरत नहीं है या आप उसका रॉन्ग डोज ले रहे हैं, वो ड्रग, वो जो आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं, उसका कोई भी इफ़ेक्ट आपको नहीं होगा। फ्यूचर में आपको उसका इफ़ेक्ट बहुत कम होगा। कि अगर वो किसी चीज़ के लिए आप यूज़ कर रहे हैं जो अभी आपके, अगर आप रॉन्ग डोज ले रहे हैं, उसके गलत डोज ले रहे हैं, या आपको अगर उसकी ज़रूरत भी नहीं है और तब भी आप एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, तो उस केस में अगर आपको फ्यूचर में कभी कोई बीमारी होगी या फ्यूचर में कभी आप बीमार पड़ जाओगे या इन्फेक्शन हो जाएगी, तो उस केस में वो इफ़ेक्ट बहुत कम करेगी और आपकी जो ठीक होने की क्षमता है वो और कम हो जाएगी। इसलिए उनकी सलाह से ही यूज़ करना है, बिना उनकी सलाह के कुछ भी यूज़ नहीं करना। डोज जो डॉक्टर बोलेंगे उतना ही डोज लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरी मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। हमारी बॉडी में कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो एंटीबायोटिक्स जो है उन बैक्टीरिया को भी मार सकती है। इसलिए हमें 1 या 2 दिन या 3 दिन का ही कोर्स दिया जाता है, या ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 महीने का कोर्स दे दिया जाएगा अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है। उसके अलावा आपको ज़्यादा डोज नहीं दिया जाता, क्योंकि कुछ हेल्पफुल जो बैक्टीरियाज़ हैं वो भी आपकी बॉडी से ख़त्म हो सकते हैं। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड फ्लू एज दे आर कॉज्ड बाय वायरसेस। एंटीबायोटिक्स जो हैं वो कोल्ड और फ्लू के काम नहीं आती हैं, क्योंकि कोल्ड और फ्लू जो हैं वो वायरस से फैलते हैं। नाउ वैक्सीन। अब वैक्सीन क्या होती है? वाई आर चिल्ड्रन इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन। अब बच्चों को या इन्फेंट्स जो होते हैं, जो अभी बोल भी नहीं पाते, जो सिर्फ दूध पे मतलब ज़िंदा होते हैं, जो खाना नहीं खाते हैं, उनको वैक्सीनेशन क्यों दी जाती है, उनको टीके क्यों लगाए जाते हैं? When a disease carrying microbes enter a body, the body produces antibodies to fight the invader. अब जब एक डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बीमारियां लेके आता है, वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो हमारी बॉडी कुछ एंटीबॉडीज़ बनाती है जो कि इन जो कि डिजीज़ कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके खिलाफ फाइट करते हैं। The body also remembers how to fight the microbe if it enters again. और बॉडी हमारी उसके लिए भी तैयार रहती है कि अगर दोबारा से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर घुसेगा तो इसको कैसे रोकना है, उसके लिए भी तैयार होती है। सो इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ हेल्दी बॉडी, अगर डेड मरे हुए या फिर वीक हो गए होते हैं माइक्रोब्स, वो इंट्रोड्यूस होते हैं आपकी हेल्दी बॉडी के अंदर, the body fights and kill them by producing suitable antibodies. और अगर कोई डेड या फिर वीक हो गए होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर वो आपकी हेल्दी बॉडी के अंदर आने की कोशिश करते हैं, तो बॉडी उनको वहीं पे उनके साथ लड़ाई करती है, वहीं पे उनके साथ फाइट करती है और उनको वहीं पे मार देती है अपनी एंटीबॉडीज से। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड we are protected from the disease causing microbes. एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो क्या करती हैं, उसको वहीं पे मार देती हैं और वो प्रिवेंट कर लेती हैं डिजीज़ को हमारी बॉडी के अंदर फैलने से। दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क। ऐसे ही वैक्सीन जो है काम करती है। वैक्सीन से वो एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो आपकी बॉडी के अंदर रहती हैं और वो बार बार आपकी बॉडी को बचाती हैं इन सब हमलों से। दिस सेवरल डिजीज़ इंक्लूडिंग कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल-पॉक्स, हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। अब वैक्सीनेशन से जो टीके लगते हैं उनसे कॉलरा को आप प्रिवेंट कर सकते हैं, ट्यूबरक्लोसिस को प्रिवेंट कर सकते हैं, स्मॉल-पॉक्स को प्रिवेंट कर सकते हैं और हेपेटाइटिस को, ये बीमारियों को हम वैक्सीनेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है, विच डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन? कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉलपॉक्स एंड हेपेटाइटिस। एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर किया था वैक्सीन को, स्मॉलपॉक्स की वैक्सीन को 1798 में। क्या नाम था? एडवर्ड जेनर।
किसकी वैक्सीनेशन बनाई थी उसने? स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई थी। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शंस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीजेस। आपको बचपन में बहुत सारे इंजेक्शन लगे होंगे जो कि आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दीज डिजीजेस? क्या आप उन डिजीजेस की एक लिस्ट बना सकते हैं? यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। आप अपने पेरेंट की हेल्प ले सकते हैं इसमें। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिजीजेस। अब ये बहुत ज़रूरी है बच्चों को इन डिजीज़ से बचाने के लिए, क्योंकि ये जानलेवा भी हो सकती हैं। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाई हॉस्पिटल। आपके जो पास में कोई भी हॉस्पिटल होगा वहाँ पे जितनी भी ज़रूरत की वैक्सीन है वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। यू माइट हैव सीन द एडवर्टीजमेंट ऑन TV एंड न्यूज़पेपर्स रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो अंडर पल्स पोलियो प्रोग्राम। आपने पल्स पोलियो प्रोग्राम के अंडर जो पोलियो की बूंदें पड़ती हैं, आपने उसके बारे में सुना होगा कि टीवी में, न्यूज़पेपर में उसके बारे में आए दिन बताते रहते हैं। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन। जो पोलियो ड्रॉप्स बच्चों को दिए जाते हैं वो एक्चुअली में क्या है? वैक्सीन है। वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। एक वर्ल्ड वाइड कैंपेन, पूरी दुनिया भर में एक कैंपेन बनाया गया स्मॉल पॉक्स के अंदर, स्मॉल पॉक्स के लिए, has finally led to its eradication from major parts of the world। बहुत सारे पार्ट्स, मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसको क्या कर दिया गया? फाइनली उसको इरेडिकेट कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया बहुत सारे हिस्सों से दुनिया के। These days vaccines are made on large scale for microorganisms to protect human and other animals from सेवरल डिजीज़। अब आजकल जो है, जो वैक्सीन्स, जो टीके लगाए जाते हैं वो आपको सिर्फ एक बीमारी के लिए नहीं, बहुत सारी छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी किए जाते हैं, ताकि आपको जो मेजर बीमारियां हैं, जो मेजर आपके माइक्रोब्स आपकी बॉडी को हार्म करते हैं, उनको रोका जा सके। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। अब सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे इंक्रीज़ किया जाए, उसको उपजाऊ कैसे बनाया जाए। सम बैक्टीरिया and blue-green algae are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility। अब कुछ जो है बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन कलर की एल्गी होती है, वो एल्गी और बैक्टीरिया जो हैं वो काम करते हैं नाइट्रोजन फिक्स करने से। एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके उसको फिक्स कर देते हैं सॉइल के अंदर। अगर सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो रही है तो उसको फिक्स कर देते हैं, एटमॉस्फेयर से लेते हैं और ज़मीन के अंदर उसको मिला देते हैं, और जिससे कि आपकी ज़मीन की जो पैदावार है, जो उपजाऊपन है, फर्टिलिटी है, वो इंक्रीज़ हो जाती है। These microbes are commonly called biological nitrogen fixers। ये जो माइक्रोब्स हैं आपके बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन कलर की एल्गी जो है, ये जो बैक्टीरिया हैं आपके, ये क्या करते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं। ओके, ये नेचर की तरफ से आपके नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं जो आपके खेतों में जो है आपके नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। क्लींजिंग द इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन किया जाता है? सम टाइम्स यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर। आपने देखा होगा कि कैसे स्कूल गार्डनर, आपके स्कूल में जो गार्डनर होता है वो मैन्योर को बनाता है, जो आपका क्या बोलते हैं उसको, पत्ते होते हैं इकट्ठे करता है प्लांट्स के, वेजिटेबल्स के, उन सबको इकट्ठा करके एक जगह पे गड्ढा खोद के उसको रोक देता है, तो वो एक खाद का काम कर देता है। अलॉन्ग विद हिज कुलीग्स, अपने कुलीग्स के साथ, अपने जितने भी वर्कर्स उनके साथ होते हैं, ही कलेक्टेड वेस्ट ऑफ प्लांट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम नियर बाई हाउसेज एंड गार्डन्स। वो क्या करते, उन्होंने क्या किया, वो अपने आसपास के जितने भी घर हैं वहाँ से उसने प्लांट्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट के जितने भी वेस्ट था उसको इकट्ठा किया। ही पुट दैम इन अ पिट मेंट फॉर वेस्ट डिस्पोजल। उसने एक खड्डा खोदा जिस पिट के अंदर सब कुछ डाल दिया और जितना भी वेस्ट डिस्पोजल था। आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज्ड एंड गॉट कन्वर्टेड इनटू मैन्योर। कुछ देर के बाद वो जो है मैन्योर में कन्वर्ट हो गया, वो खाद में कन्वर्ट हो गया। डू यू वांट टू नो हाउ दिस कुड हैपन? आप इसके बारे में जानना चाहते हैं ये कैसे होता है? आप इसके अंदर एक एक्टिविटी है, आप इस एक्टिविटी को देख सकते हैं। ओके,
नेक्स्ट, डू यू फाइंड, अब ये एक्टिविटी है, इसके अंदर बताया गया है कैसे मैन्योर को बनाना है। 2 पॉट लेने हैं, उन पॉट के अंदर आपको एंड फिल ईच पॉट विद हाफ विद सॉइल, आधा उसके अंदर मिट्टी डाल देनी है। मार्क देम, एक ए बना दो, एक बी बना दो। पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए एंड थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज इन पॉट बी। आप पॉट ए के अंदर कुछ प्लांट के वेस्ट डाल दो और पॉट बी के अंदर पॉलीथीन बैग्स डाल दो, एम्प्टी ग्लास की बोतल डाल दो, या फिर ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज डाल दो, दूसरे के अंदर वो डाल दो। और आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, आपको देखना है कुछ दिन के बाद क्या होगा, जो प्लांट वेस्ट है वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा और जो बाकी के प्लास्टिक है, ये सब कुछ है, ये डिकम्पोज नहीं होगा, ये वैसा का वैसा ही होगा। इफ़ सो what is the difference? You will find that plant waste in pot A has been decomposed. वो डिकम्पोज हो गया होगा जो पॉट ए के अंदर है, और जो पॉट बी के अंदर है वो वैसा का वैसा ही रहा होगा। You often see large amount of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. आपने देखा होगा लार्ज अमाउंट ऑफ, बहुत सारे डेड ऑर्गेनिक मैटर्स जो हैं वो प्लांट्स के, जो जितने भी आपके प्लांट्स हैं उस या एनिमल्स हैं उनके रूप में आपने देखे होंगे बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर जो पड़ा होता है। यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। आप देखेंगे जो डेड मटेरियल है, जो भी ऐसे ऑर्गेनिक मटेरियल है जो वेस्ट हो गया है, जो मर गए हैं, वो आपने देखा होगा कि वो अपने आप थोड़ी देर के बाद गायब हो जाता है। वो कैसे गायब हो जाता है? वो डिकम्पोज हो जाता है। दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। अब वो क्या करते हैं, ये जो पेड़ पौधे हैं जो वेस्ट होते हैं, या जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं या एनिमल्स होते हैं, जब वो मर जाते हैं तो उनका जो डेड मटेरियल है, जो मटेरियल है, उसको डिकम्पोज करके वो बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स में डिकम्पोज कर देते हैं, उनको तोड़ देते हैं। These substances are again used by other plants and animals. ये जो छोटे छोटे substances होते हैं ये दूसरे प्लांट और एनिमल्स उनको यूज़ कर सकते हैं। Thus microorganism can be used to degrade the harmful and smelly substances and thereby clean up the environment. इसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, यूज़ होते हैं हार्मफुल और स्मेली सब्सटेंसेस को डिग्रेड करने के लिए, उनको डिकम्पोज करने के लिए, ताकि आपके एनवायरनमेंट को क्लीन किया जा सके। नाउ इसके बाद है आपके हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कौन कौन से हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जैसे ही उनके कुछ फ़ायदे हैं, कुछ यूजेस हैं, वैसे ही कुछ हार्म्स भी हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीजेज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ह्यूमन्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर डिजीजेज भी डालते हैं। दीज डिजीजेज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। ये जो डिजीज़ कॉज करते हैं, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ डालते हैं, उनको हम पैथोजेंस बोलते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो आपका खाना भी स्पॉइल कर देते हैं, आपकी क्लोथिंग भी स्पॉइल कर देते हैं और लेदर भी स्पॉइल कर देते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन्स। अब जो बीमारियां पैदा करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन में, क्या कैसे कैसे? पैथोजेंस एंटर योर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। पैथोजेंस जो हैं वो आपकी बॉडी के अंदर हवा से आ सकते हैं, जो हम हवा सांस लेते हैं, पानी से आ सकते हैं, जो हम पानी पीते हैं, खाने से, जो हम खाना खाते हैं, उनके थ्रू एंटर कर सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन और कैरीड थ्रू एन एनिमल। ये डायरेक्टली एक पर्सन से भी आपके बॉडी के अंदर आ सकते हैं, किसी और पर्सन के कांटेक्ट के साथ भी आ सकते हैं, या फिर किसी जानवर के साथ भी आ सकते हैं।
Microbial diseases that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable diseases. ऐसे माइक्रोबियल डिजीजेस जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन को हो जाती हैं, फैल जाती हैं, किसके थ्रू? एयर, वाटर, फूड या फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू, उसको हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। जैसे कि आजकल कोरोना चल रहा है, वो भी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, हवा से फैल रही है, टच करने से फैल रही है। ओके अगर कोई इंसान किसी चीज़ को यूज़ करता है तो वहाँ पे वो जर्म्स रह जाते हैं, वो वायरस रह जाता है, और आप उसको अगर दोबारा से यूज़ करेंगे तो वो आपको भी हो सकता है। एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज़ include cholera, common cold, chicken pox, tuberculosis, and we can also say COVID-19 virus. When a person suffering from common cold sneezes, fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air. जब हम कोई छींक मारता है, स्नीज करता है, अगर किसी को कोल्ड होता है, अगर वो छींक मारता है तो बहुत सारे ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो एयर के अंदर फैल जाते हैं। ओके और बाकी जो भी उस एयर के कांटेक्ट में आता है उनको फैलने के लिए काम कर सकते हैं, उनके अंदर फैल सकते हैं वो। ओके तो जो भी इंसान उसको ब्रीद करेगा, उस हवा को इनहेल करेगा, उन सबको वो होने का खतरा हो सकता है। देन हाउ कैन वी प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस? अगर ये इतना फैल सकती हैं तो हम इनको कैसे रोक सकते हैं? अब कुछ चीज़ें हैं, हम इनको रोक भी सकते हैं किसी तरीके से। We should keep a handkerchief on the nose and mouth while sneezing. हम हैंकी रख सकते हैं स्नीज करते हुए, या हाथ रख सकते हैं स्नीज करते हुए, मतलब कभी भी ऐसे आप स्नीज मत करिए। आजकल आपके पास मास्क हैं, आप मास्क भी पहन सकते हैं। ओके इट इज़ बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई इन्फेक्टेड है, कोल्ड है किसी को, अगर किसी को वायरस है तो आप उससे दूर ही रहिए। तभी आपको 1 हैंड डिस्टेंस बोला हुआ है, मेंटेन डिस्टेंस, ताकि आपको इन्फेक्शन से ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट्स एज कैरियर्स ऑफ डिजीजेज कॉजिंग माइक्रोब्स। कुछ इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो भी काम करते हैं इस डिजीज़ को फैलाने के लिए। ओके और कैरियर का काम करते हैं। ओके हाउस फ्लाई इज़ वन सच कैरियर। जो घर में आपने मक्खी देखी होगी, मक्खियाँ जो होती हैं खाने के ऊपर आ जाती हैं, वो भी एक कैरियर का काम करती हैं। द फ्लाई सिट ऑन गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा। ये एनिमल के वेस्ट के ऊपर या जो गंदगी बाहर पड़ी होती है उसके ऊपर बैठी होती हैं, और ये आपके खाने के ऊपर बैठते ही आपको इन्फेक्शन होने का डर होता है। आपको वो अगर कोई बीमारी होगी किसी और को तो वो आपके होने का भी खतरा होता है। When these flies sit on uncovered food, अगर ये खाने के ऊपर बैठी हैं जो कवर नहीं किया गया है, they may transfer the pathogens। वो जो पैथोजेंस हैं, जो इन्फेक्शंस हैं, जो माइक्रोब्स बीमारियां फैलाते हैं, ये उन माइक्रोब्स को आपके खाने में डाल सकती हैं। Whosoever eat the contaminated food is likely to get sick। जो भी contaminated food जो इससे मक्खियों से कंटेमिनेट हो जाएगा, जो इस फूड को खाएगा उसको बीमारी होने का खतरा ज़्यादा रहेगा। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड। अवॉइड करिए कि जो कवर नहीं है फूड आइटम्स उनको ना खाओ। फॉर एग्जाम्पल अनदर एग्जाम्पल ऑफ ए कैरियर इज़ द फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। दूसरा एग्जाम्पल है इसका, जो कैरियर है वो क्या है? एनोफिलीज मॉस्किटो। जो फीमेल मॉस्किटो होती है एनोफिलीज मॉस्किटो, जो कि आपको मलेरिया फैला सकती है। विच कॉजेज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। जो मलेरिया के पैरासाइट को फैलाती है, कॉज है, उसका कारण है। फीमेल एडीज मॉस्किटो एक्ट्स एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। अब एड्स मॉस्किटो जो होता है, एडीज AEDES मॉस्किटो फीमेल जो होती है उसकी, वो किसका कैरियर होती है? कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। जो डेंगू वायरस है उसका कैरियर होती है। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू? अब हम कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं? वाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड? अब नेबरहुड में पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। क्यों आपको बार बार आपको टीचर कहते हैं? क्योंकि ये जो
मच्छर है ये आपका जहाँ पे भी गंदा पानी इकट्ठा होगा ये वहाँ पे पैदा हो जाता है। ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, जितने भी मच्छर हैं ये आपके कहाँ पे पैदा होते हैं, पानी के अंदर। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर, इसलिए किसी को ये ट्राई करना चाहिए कि बरसात में पानी इकट्ठा ना हो, कहीं पे भी पानी फ्लो कर जाए पर इकट्ठा ना हो, क्योंकि जहाँ पे पानी इकट्ठा होगा वहाँ पे मच्छर पैदा हो जाएगा। इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट्स एटसेट्रा, बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। अगर आपका इन्वायरमेंट जो है, सराउंडिंग जो है वो क्लीन होगी, ड्राई होगी, तो मॉस्किटोज वहाँ पे ब्रीड नहीं करेंगे, वहाँ पे पैदा नहीं होंगे। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। आपको लिस्ट बनानी है मेजर्स की जिससे कि आप अवॉइड कर सकते हैं मलेरिया को स्प्रेड करने के लिए। ये आपके होमवर्क हैं, जो भी आपको लिस्ट बनाने को बोल रहा हूँ वो सारे आपके होमवर्क हैं। छोटे छोटे नोट्स भी बनाने हैं, डेफिनेशंस लिखनी है, पैथोजेंस क्या होते हैं, ओके, कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं, इनके एग्जांपल्स क्या हैं, फिर उसके बाद कौन सा मॉस्किटो आपका मलेरिया फैलाता है, कौन सा मॉस्किटो डेंगू फैलाता है, ओके, कैरियर्स क्या होते हैं, इन सब की डेफिनेशंस लिखनी है। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल, अब एनिमल्स में कौन से डिजीज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डिजीज़ फैलाते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली कॉजेज डिजीज़ इन ह्यूमन्स एंड प्लांट बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ प्लांट्स के अंदर ही, सिर्फ प्लांट्स और एनिमल ह्यूमन्स के अंदर ही नहीं डिजीज़ को फैलाते हैं, कुछ एनिमल्स के अंदर भी फैला देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रैक्स, जैसे कि एंथ्रैक्स जो है इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम। ये ह्यूमन और कैटल की डिजीज़ है। एंथ्रैक्स बहुत डेंजरस है जो कि बैक्टीरियम से फैलती है, कॉज होती है। फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय अ वायरस। उनके पाँव की या उनके मुंह के ऊपर कुछ डिजीज होती है जो कि किससे होती है, एक वायरस से कॉज होती है जिसको बैसिलस एंथ्रेसिस कहते हैं। एंथ्रैक्स डिजीज है ये। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स, अब प्लांट्स के अंदर कौन से डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीजेज इन प्लांट्स लाइक वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर। इन सब पेड़ जो आपको बताए हैं, वीट हो गया, गेहूं हो गया, आपका चावल हो गए, आलू हो गए, शुगर केन होगी, गन्ना जिसको बोलते हैं, ऑरेंज हो गए, एप्पल हो गए, इन सब में जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कुछ बीमारियां फैला सकते हैं। द डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स, अब उससे आपकी पैदावार जो है क्रॉप्स की वो कम हो जाती है डिजीज लगने से। सम सच प्लांट डिजीजेस, अब कुछ प्लांट डिजीजेस हैं वैसी, दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज ऑफ सर्टन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स। अब कुछ केमिकल से उनको डिजीजेस को कंट्रोल किया जाता है जो कि उन माइक्रोब्स को मार देती है। अभी आपको कुछ बताई गई हैं सम कॉमन प्लांट डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ब्लैक रूट ऑफ कैबेज बैक्टीरिया से होती है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फंजाई से होती है। वाइट रस्ट और मस्टर्ड फंजाई से होती है। ये 3 बीमारियां आपको प्लांट्स की बताई गई हैं। फिर उसके बाद सम कॉमन ह्यूमन डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कौन कौन सी हैं देखिए, यहाँ पे एक चार्ट बना दिया गया है और फिर उसके कॉजेटिव कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है ये भी बताया है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है और इनकी प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, इसको अच्छे से पढ़ना है, नोट्स में लिखना है, ओके। तो फिर इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगा कल, और आपकी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कल आपको कल पढ़ाया जाएगा। थैंक यू बच्चों। कोई भी क्वेश्चन होगा आप मेरे से पूछ सकते हो, इसको अच्छे से पढ़ना है, जो होमवर्क दिया है उसको साथ में छोटे छोटे नोट्स बना के भेजना है। अगर कोई भी समझ नहीं आती है तो मेरे को बताना है, मैं आपको नोट्स बना के दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको खुद नोट्स बनाने हैं ताकि मुझे पता चले कि आप
कितना समझ रहे हैं, आपको क्या क्या समझ आ रहा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।